Hi, let's do a quick revision of unit dimension and errors, NEET physics। तो यूनिट डायमेंशन और एरर जब भी पढ़ते हैं तो यूनिट का तो आपको शुरू से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे यूनिट के सिस्टम। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, लेंथ का MKS में मीटर होता है, ठीक है, मास का होता है kg और टाइम का होता है सेकंड। टाइम का तीनों में ही सेकंड होता है और CGS में लेंथ का सेंटीमीटर होता है और मास का होता है ग्राम, टाइम का सेकंड। FPS में फिट, पाउंड और सेकंड। बस एक ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि भाई यूनिट डायमेंशन और एरर का क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है। चलो डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। मेनली हमें इसमें डायमेंशन और डायमेंशंस की क्या एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। डायमेंशन क्या, कोई भी जैसे फिज़िकल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी को अगर मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस फॉर्म में m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b एंड t रेज़ टू द पावर c, इसको क्या बोलते हैं हम? डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को अगर मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो जो a b c होगी, यानी कि m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर b, t रेज़ टू द पावर c, इसमें जो a b c होगा वो इसकी डायमेंशन होगी। ध्यान रखना, डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है जब हम पूरा रिप्रेजेंट करते हैं किसी क्वांटिटी को, और डायमेंशन होती है रेज़ टू द पावर जो होती है a, b और c। यहाँ पर हमारे पास इनकी डायमेंशन है, ठीक है। सो लेट्स क्लियर बाय एन एग्जांपल। जैसे एनर्जी होता है, एनर्जी की डायमेंशन m1l²10⁻² होती है ना। जैसे एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला m1l²10⁻²। सो इसमें हमारे पास डायमेंशंस क्या हो गया? ये तो हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला, जो इसको पूरा मैंने रिप्रेजेंट किया m1l²10⁻², ठीक है। और इसकी डायमेंशन क्या हो गई? 1, 2, -2 इसकी डायमेंशन हो गई। समझ गए? डायमेंशन ये होती है, डायमेंशनल फार्मूला पूरा होता है, ठीक है। अब इसका हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। फिजिक्स में कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है ये हम अपने को जानना है। इसको नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है यूजेस ऑफ डायमेंशन। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ होता है वो होता है टू कन्वर्ट अ फिज़िकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। इसका मतलब क्या होता है? एक फ़िज़िकल क्वांटिटी दे देगा क्वेश्चन में, मान लो एनर्जी दे दिया, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज़ 10 जूल, ऐसा बोल देगा, और बोलेगा कि मास, लेंथ और टाइम की जो यूनिट है वो ये हमने ली है ना। कुछ भी दे देगा, सेकंड में ले लेगा, मिनट में ले लेगा, टाइम को, मास को केजी में ले लेगा, ग्राम में ले लेगा, बट एक यूनिट दे देगा कि मास, लेंथ और टाइम की यूनिट ये है, इतना इतना है ये, उसकी क्वांटिटी भी दे देगा, और बोलेगा कि अब एनर्जी को न्यू यूनिट सिस्टम में फाइंड करके बताओ कितना होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है N2 = जो एनर्जी जो हमें निकालना होगा न्यू यूनिट सिस्टम में, उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे। N1 जो होगा गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमें उसने दिया हुआ है, जैसे कि एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इस 10 जूल दिया है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। मास, लेंथ और टाइम यहाँ पर रखेंगे, जिस यूनिट सिस्टम में उसने दिया है उसी यूनिट सिस्टम में यहाँ पर रखेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है इस चीज़ को कन्वर्ट करने का, टू कन्वर्ट अ फिज़िकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। इसको आप नोट करो, ये पहला एप्लीकेशन है, और फिर क्वेश्चन से इसको समझाता हूँ। अभी आई नो अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अगर पहले पढ़ रखा है तो आया होगा, नहीं पढ़ रखा है तो नहीं आया होगा, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। पहले नोट कर लो, क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे हम चेंज करते हैं देखते हैं। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज़ 10 जूल। एनर्जी दे रखी है पार्टिकल की 10 जूल, ठीक है। इफ़ मास, लेंथ एंड टाइम इज़ टेकन एज 10 kg, 10 मीटर एंड 1 मिनट, देन फाइंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन न्यू यूनिट सिस्टम। 10 जूल एनर्जी दे दी है। सबसे पहले तो ध्यान रखना बात किसकी हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है। 10 जूल दे दिया है, बोला है मास, लेंथ और टाइम को इतना इतना ले लेते हैं और इतनी इतनी यूनिट में ले लेते हैं, तो बताओ एनर्जी क्या होगी नए यूनिट सिस्टम में, ठीक है। तो फार्मूला क्या था? फार्मूला था N2 = N1 m1/m2 रेज़ टू द पावर a, L1/L2 रेज़ टू द पावर b, T1/T2 रेज़ टू द पावर c। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको करने का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम वो चीज़ लिख लेंगे जिसकी बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है,
एनर्जी। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे, m1 L² T⁻²। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। इसकी डायमेंशन क्या हो गई, 1 2 -2, अभी भी बताया था। ठीक है, तो एनर्जी हमने लिख लिया, एनर्जी की बात हो रही है। अब ये जो 1 2 और -2 है, ये तो A B और C बन जाएंगे। m1 L1 और T1 ऐसे क्वेश्चंस में 1 रखते हैं हमेशा। ठीक है, SI यूनिट में रखते हैं। m2 L2 और T2 हमें यहाँ पर दे रखे हैं, बस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि हम ऊपर भी सेकंड में ही रख रहे हैं। ठीक है, और n2 हमें फाइंड करना है, n1 हमें 10 दे रखा है। तो देखो कैसे करते हैं। n2 जो है गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने बोला था ये होता है, यानी कि 10 जूल दिया ना भाई। अब देखो यूनिट कैसे देखते हैं कि किस यूनिट पे अपने को रखना है। यहाँ पर ये जूल की बात कर रहा है, SI यूनिट है, तो यहाँ पर भी हम SI यूनिट के ही रिस्पेक्ट में सब कुछ करेंगे। जैसे कि m1 अपन 1 रखेंगे 1 kg, और m2 अपने को कितना दिया था, m2 अपने को दिया था 10 kg रेज़ टू द पावर a, यानी कि मैं यहाँ से लिख देता हूँ भाई, a हमारा 1 है, b हमारा 2 है और c हमारा -2 है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 1। अब L1/L2 हमारा कितना था, ये मीटर में है तो 1 मीटर बाय 10 मीटर, और b की पावर b की वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसकी पावर जो हो गई वो 2 हो गई। और T1/T2 सॉरी, हमें T2 कितना दिया है, 1 मिनट, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। T1 तो अपन 1 सेकेंड SI यूनिट में, और T2 को हमारा ये हो गया 60 सेकेंड, और C हमारा है -2। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, kg से kg, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, तो ये कितना हो गया, 10 × 1/10 × 1/10 इंटू 1/60, और इन सब का ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, और इसकी पावर है -2। ये जब आप सॉल्व करोगे, सब कुछ सॉल्व करके जो अपने पास क्या आ जाएगा, 36 यूनिट आ जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर -2 है, तो ये आ जाएगा 36 यूनिट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन करते हैं। दिख रहा है ना प्रॉपर, हाँ चलो इतना तो दिख रहा है। ठीक है, ये 36 यूनिट यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, 36 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। देखो n2 निकालना है तो गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू, SI यूनिट में यहाँ पे जूल दिया है तो SI यूनिट में सारा सिस्टम रखेंगे। ऊपर 1 1 1 रखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। नीचे वहाँ पे 10 kg दिया हुआ था, 10 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ था, वो मिनट में दिया था तो सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, और ABC की वैल्यू हमने निकाल ली। कैसे, एनर्जी की बात हो रही थी तो हमने एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, वहाँ से इसकी डायमेंशन पता चल गई, वही इसकी पावर में आ जाएंगी A B और C। उसके बाद उसको सॉल्व किया तो 36 यूनिट हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, आराम से नोट करो, एक बार खुद करके देखो। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, जिससे और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज़ 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का ध्यान रखना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन न्यू यूनिट सिस्टम मास, लेंथ एंड टाइम इज़ टेकन एज 10 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। देख लो ग्राम दिया है, 10 ग्राम, 10 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट। देन फाइंड डेंसिटी इन न्यू यूनिट सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बहुत आराम से। तो सबसे पहले मैंने इसको करने का पैटर्न क्या बताया था, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, जब तक याद नहीं हो रहा है उसको लिखना ही पड़ेगा। N2 = N1 m1/m2 raised to the power a, L1/L2 raised to the power b, T1/T2 raised to the power c। A B C क्या है, डायमेंशंस है। किसकी डायमेंशंस है, जिसकी बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है।
उसके बाद क्या बताया था कि डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि होता है m1 l की -3 और t की 0। ठीक है, ये होता है m⁻1 l⁻⁻3 t की 0। यानी कि यहाँ से हमारे पास डायमेंशंस क्या क्या हो गई, 1, ठीक है, -3 और 0, ये हमारे पास डायमेंशंस हो गई इस डायमेंशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं। n2 कैसे निकलेगा, n1 गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 1.1। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, तो ऐसे ही हम यहाँ पर यूनिट भी रखेंगे, मास को रखेंगे 1 ग्राम, और न्यू यूनिट सिस्टम में कितना दिया है 10 ग्राम, और ए की वैल्यू 1। लेंथ कितना दिया हुआ है हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो 1 सेंटीमीटर। m2 है 10 सेंटीमीटर -3 b की वैल्यू। और वैसे ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूँ, इसमें अगर ज़िक्र हो रखा है तो कितना दिया हमारे पास, मिनट में दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो तीनों में ही सेकंड में ही होता है, चाहे FPS हो, चाहे CGS हो, चाहे MKS हो। सो 1 सेकंड अपॉन में कितना है यहाँ पे T2 1 मिनट, तो यहाँ पे कितना हो गया 60 सेकंड, इसकी वैल्यू 0। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1.1 इंटू ये ग्राम से ग्राम गया 1/10, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर 1/10 रेज़ टू द पावर -3, और ये तो पूरा ही चला गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। सो 1.1 इंटू 1/10 इंटू ये 1/10 रेज़ टू द पावर -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आके 1000 बन जाएगा। ठीक है, सो 1 0 से 1 0 यहाँ पर चला गया, हम पे क्या बचा 1.1 इंटू 100। सो हम पे क्या आ गया सॉल्व करके, यहाँ नीचे तक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या? इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 इंटू 100, जो कि 110 यूनिट हो गया हमारे पास। कितना हो गया 110 यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने पैटर्न देख लिया, इसको कैसे करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, डेंसिटी लिख दी, किसकी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया, m1 l-3 t⁻⁻0। डायमेंशन हमारे पास 1 -3 और 0 हो गई। गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यहाँ पे यूनिट भी वही रखी, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि पूरे की वैल्यू 0 थी, तो 1 हो जाता। फिर यहाँ पर जो दिया था वो रख दिया 10 ग्राम, तो 10 ग्राम, 10 सेंटीमीटर 1 मिनट, तो 60 सेकंड। उसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने से आया 110 यूनिट, यानी कि जो नया यूनिट सिस्टम हमारे पे आएगा उसमें जो डेंसिटी की वैल्यू होगी वो 110 यूनिट होगी इस चेंज के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में चेंज मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग। सो इसको ध्यान से देख लो और वापस से खुद से करके देखो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसको नोट कर लेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे इसमें ही पूछे जाते हैं यूनिट कन्वर्जन में, डायमेंशंस का यूज़ करके। मतलब इसी के अंदर ये लाई करता है, थोड़ा सा पिछले वाले से डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर ही अपने को पढ़ना है। ये देखो क्या कह रहा है, इफ़ लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स बिकम डबल देन व्हाट विल बी द चेंज इन फॉलोइंग क्वांटिटीज़, यानी कि टाइम, मास, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी। बोल रहा है कि लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स उसको डबल कर दिया तो इन क्वांटिटीज़ में क्या चेंज आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, मेनली रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको कुछ दे देगा और बोलेगा कि इसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, हाफ़ कर दिया, और बोलेगा कि जो दूसरी क्वांटिटीज़ है जो वो देगा क्वेश्चन में, उसमें क्या चेंज आएगा।
तो इसमें हमेशा हमेशा हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, जो क्वांटिटीज़ गिवन है उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, जिससे कि जैसे कि देखो, सबसे पहले तो कंडीशन लिखो क्या है। इनिशियली लेंथ ही था, वेलोसिटी था और फोर्स था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेंथ जो हमारा लेंथ वेलोसिटी एंड फोर्स को डबल किया, तो ये 2L हो गया, 2V हो गया और ये 2F हो गया, ठीक है। सो चेंज हमारे पास अभी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने इसको डबल कर दिया। अब बोला है कि टाइम, मास, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी में क्या चेंज आएगा इसको ऐसा करने से। सो हमेशा ना इनके अंदर रिलेशन फाइंड आउट करो कि आपस में क्या रिलेशन बन सकता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले चेंज इन टाइम देखते हैं। फर्स्ट क्या देखते हैं यहाँ पर, चेंज इन टाइम। तो देखो, वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो होती है, यानी कि लेंथ अपॉन में टाइम। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या आ गई, v अपॉन में वेलोसिटी अपॉन में, सॉरी, टाइम यहाँ से हो गया l अपॉन में v, ठीक है। टाइम यहाँ से l अपॉन v हो गया, यानी कि लेंथ और वेलोसिटी। अब देखो कि यहाँ पे हमें लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स को डबल कर रखा है। तो ये t था इनिशियली, तो t डैश हमें फाइंड करना होगा, यानी कि ये चेंज इन टाइम है। इस कंडीशन के बाद क्या चेंज आया होगा टाइम में, ये वो है। तो लेंथ को 2L रख देंगे और वेलोसिटी को 2V रख देंगे, ठीक है। 2 से 2 कट गया, L/V आ गया, यानी कि नो चेंज, ठीक है। इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है कि लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स को डबल करने पर भी हमारे अंदर टाइम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट इसका अभी किया है, इसको ध्यान से समझ लो। देखो पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हमें जो भी दिया है उस कंडीशन को लिख लो। पहले लेंथ, वेलोसिटी और फोर्स था, बाद में उसको डबल कर दिया, ठीक है। चेंज इन टाइम फाइंड आउट करना है, तो कोई ना रिलेशन ढूंढो जिसमें कि ये क्वांटिटीज़ आ जाए उसके अंदर। जैसे देखो, टाइम का मैंने क्या बना दिया, लेंथ अपॉन में वेलोसिटी, लेंथ और वेलोसिटी, ठीक है। इनका यूज़ करके मैंने चेंज इन टाइम देख लिया। कैसे, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि L/T, लेंथ अपॉन में टाइम, तो यहाँ से T हो गया L/V। अब इनिशियली ये था, अब डबल करने के बाद क्या हुआ, कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नो चेंज इन टाइम, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे मास के अंदर, लीनियर मोमेंटम के अंदर और एनर्जी के अंदर। एक बार इसको देख लो। चलो अब देखते हैं चेंज इन मास के अंदर क्या चेंज आया होगा जब उनको हमने 2L, 2V और 2F कर दिया, ठीक है। चेंज इन मास, मैंने क्या कहा कि कोई ना कोई रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है क्वांटिटीज़ के अंदर। जैसे देखो, हमारे पास फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो हमारे पास फोर्स क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हमें क्या चाहिए, मास को हमें चेक करना है, तो मास को यहीं रहने देंगे। ये हो गया हमारे पास Ft अपॉन में V, ठीक है। Ft अपॉन में V हो गया, जिसको हमने डिराइव कैसे किया रिलेशन को, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस वाले फॉर्मूले से डिराइव किया। हमें ऐसा कुछ चाहिए होता है कि जिसमें ये सब वेरिएबल्स आ जाएं, लेंथ, वेलोसिटी एंड फोर्स, या जो भी कुछ गिवन है वो आ जाए, जिसके बेसिस पे हम जिसमें जो चेंज पूछा गया है उसको देख सकें। तो ये तो इनिशियली था, बाद में उसने क्या बोला कि डबल कर दिया फोर्स को, ठीक है। डबल करने के बाद ये लिखा, डबल करने के बाद क्या हुआ, देखो, मास इज इक्वल टू 2F T अपॉन में, और वेलोसिटी को भी तो डबल किया था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, Ft अपॉन में V ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। ना तो वहाँ पर
टाइम के अंदर कोई चेंज आया और ना मास के अंदर कोई चेंज आया, क्योंकि ऊपर 2f को जब हमने डबल किया और वेलोसिटी को डबल किया तो वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नो चेंज। तो यहाँ पे हमने इस वाले रिलेशन से ये देखा कि मास में कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम और चेंज इन एनर्जी को चेक करते हैं। चलो अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखते हैं कि उन क्वांटिटीज़ को डबल करने से लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = mv, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, ठीक है। तो मास तो हमारे पास कुछ था नहीं, या यहाँ पे करते हैं, ये इनिशियली था हमारे पास। उस कंडीशन के बाद क्या हो जाएगा, P' = m, मास में तो कोई चेंज आया था नहीं, इनटू वेलोसिटी में क्या चेंज आया था, वो 2v हो गया था, तो ये हो गया 2mv, ठीक है। mv से 2mv हो गया, यानी कि इट बिकम्स डबल, यानी कि वेलोसिटी फोर्स, ठीक है, और उसको डबल करने से वेलोसिटी फोर्स और टाइम को, लेंथ को डबल करने से हमारे पास लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज आया, वो डबल हो गया। पहले इसके कोई चेंज नहीं आया था, ना तो टाइम में ना तो मास में, लेकिन आपने देखा कि ये फर्स्ट चेंज है जो इसमें देखने को मिला। ऐसे ही हम यहाँ पर एनर्जी का चेक करते हैं। इसको थोड़ा मैं आप नोट कर लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चेंज इन एनर्जी देखते हैं ज़रा, 4th पे। कोई स्पेसिफाई तो किया नहीं है कौन सा एनर्जी, तो अपन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है, 12mv², ठीक है। तो चेंज क्या होगा, k' को देखने के लिए हमारे अंदर मास में तो कोई चेंज था नहीं, लेकिन वेलोसिटी में क्या चेंज था, वो ट्वाइस हो गया, 2v²। तो ये हो गया 12 × 4v², ठीक है। तो ये हो गया 2v² आ गया हमारे पास। तो देखो पहले 12mv², सॉरी यहाँ पे m भी तो रहेगा, 2mv²। तो यहाँ पे देखो कि पहले यहाँ पे हमारे पास 12mv² था, उससे 2mv² हो गया। कई बच्चे देखते हैं नहीं ध्यान से और ऑप्शन लगा देते हैं कि ये भी चेंज इन एनर्जी भी डबल हो गया। ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे 12mv² था काइनेटिक एनर्जी, और k' कितना आया, 2mv²। तो एनर्जी क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। सो ये चेंज अपने को देखने को मिला। सो इस क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। बेसिकली हमें ना जो क्वांटिटी दी हुई है, जैसे लेंथ, वेलोसिटी और टाइम, या जो भी कुछ दिया हुआ है, उनमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना है चौथे में चेंज देखने के लिए। जैसे मैंने आपको टाइम का कराया, फिर मैंने आपको मास का कराया, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन से, फिर मैंने आपको लीनियर मोमेंटम का P = mv, फिर एनर्जी का 12mv²। तो ऐसे आपको चेंज देखना है। चेंज देख करके फिर जो अगर डबल किए तो डबल वैल्यू रख दो, ट्रिपल किए तो ट्रिपल रख दो, जितना किया 16 टाइम्स बोला है 16 टाइम्स रख दो, और अपना कैलकुलेशन करके देख लो कि क्या चेंज आएगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच हम करते हैं। नोट कर लो इसको। चलो भाई, पहला यूज़ हमने पढ़ लिया कि कैसे गिवन फिज़िकल क्वांटिटी को, है ना, किसी और यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब दूसरा यूज़ है डायमेंशन का। टू चेक द गिवन फार्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। एक कोई फार्मूला होता है, कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी का फार्मूला, जैसे यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, अभी बताता हूँ। तो उसको हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ, वो भी इसका एक डायमेंशन का एक यूज़ है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आ जाए तो वो फार्मूला करेक्ट होता है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल आ जाए तो वो फार्मूला करेक्ट होता है। जैसे कि T = 2π√L/g, कहाँ का फार्मूला है, SHM का, पेंडुलम का टाइम पीरियड है ये। तो इसको हमें चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो देखो यहाँ पे करके देखते हैं। जो हमारे पास T होता है उसका तो टाइम पीरियड का फार्मूला m0 L0 T की 1 रहेगा।
2 पाई कांस्टेंट होता है तो इसका कुछ हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। उसके बाद अंडर रूट में हम सीधा, इसको मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट रहता है, लेंथ का m0 L1 t की 0 और हमारे पास g का होता है m0 L t की -2। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना। सो ये क्या हो गया, t1 और L1 अपॉन में L t की -2। सो T1 इज इक्वल टू, ये L1 से L1 गया, 1 अपॉन में T की -2। कुछ गलती हो रही है, L1 T0, कुछ गलती हो रही है भाई। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं भाई, अंडर रूट भी तो आएगा। तो ये क्या हो गया, T1 इज इक्वल टू, ये ऊपर आके T का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, तो क्या हो गया T इज इक्वल टू T, यानी कि T1 इज इक्वल टू T1। तो LHS की दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा, बस यही लिख रहा हूँ मैं कि LHS की जो डायमेंशन है वो RHS के इक्वल आ गई। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। कुछ नहीं किया, यहाँ पे T की डायमेंशन रख दी M0 L0 T1। 2 पाई कांस्टेंट होता है, उसकी कोई डायमेंशन होती नहीं है तो छोड़ दिया। अंडर रूट के अंदर L की डायमेंशन रख दी, लेंथ है तो M0 T0 L1, और G का डायमेंशन याद रखना M0 L T -2, यानी कि सिर्फ LT -2 भी कह सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अंडर रूट के अंदर था, L से L कैंसिल हो गया, इसकी तो कुछ वैल्यू ही नहीं थी M0 की। T1 इज इक्वल टू 1 अपॉन T की -2, तो T1 इज इक्वल टू अंडर रूट T स्क्वायर, तो T की पावर 1 इज इक्वल टू, ये T स्क्वायर क्या हो गया, रूट हटा तो T रेज़ टू दी पावर 1, तो T इज इक्वल टू T आ गया, यानी कि LHS का जो है डायमेंशन RHS के इक्वल है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो डायमेंशनली हमने इसको ये प्रूफ कर दिया कि ये फॉर्मूला करेक्ट है, जो कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला है पेंडुलम का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो और ये पैटर्न समझ लो हम करते कैसे हैं। तो एक आध और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन और करेंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी कि ये पूछ रहा है इनमें से किसको सॉल्व करेंगे तो उसकी डायमेंशन लेंथ के इक्वल आए, यानी कि खाली L आए, M0 L1 T0। तो ये सारे तो मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व करके चेक करते रहना। ठीक है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो जल्दी फिनिश करना है। तो लेट्स सपोज ये थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, अंडर रूट GH अपॉन में C 3/2, जहाँ पे G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H है प्लैंक्स कांस्टेंट और C है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे G की डायमेंशन हमें गिवन है। क्वेश्चंस में मोस्टली डायमेंशन जो टफ़ क्वेश्चंस होते हैं, जिनकी डायमेंशन इतनी याद नहीं रहती, वो दे भी देते हैं। ठीक है, और बाकी जो इजी होती है वो आपका काम है याद करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट में क्या लिख लेंगे यहाँ पे अपन, m-1 L³ T -2 h का क्या है mL² T -1 डिवाइडेड बाय C की 3/2 है, तो LT -1 की 3/2। आप देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके, इस m से ये m गया, L³ तो L रेज़ टू द पावर ये कितना हो गया, L³ और L²। ठीक है, L रेज़ टू पावर 5 इंटू ये कितना हो गया हमारे पास T रेज़ टू द पावर -3, ये हो गया L रेज़ टू पावर 3/2 इंटू T रेज़ टू द पावर -3/2। ठीक है, एक बार देखेंगे, सही है ना। हाँ ठीक है, डायमेंशन सही है, हाँ यही होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट को हटा लेंगे। दिख रहा है आप लोगों को, l⁵ t⁻³ अपॉन में l⁵ इंटू t⁻³। तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया। अब l⁵ इसको ऊपर ले जाएंगे तो l⁻³ हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो -3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा l⁵/2 में से -5/2 -3/2। ठीक है, ये हो जाएगा l⁵² यानी कि लेंथ, यानी कि दिख रहा है ना यहाँ पे आप लोगों को, ये वाला डायमेंशन हमारा लेंथ के इक्वल आ गया। ठीक है, मुझे पता था यही वाला करेक्ट है, इसलिए मैंने यही सॉल्व किया, है ना। बाकी अगर आपको डाउट है या फिर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भाई सॉल्व करके जल्दी आपको आदत डालनी पड़ेगी, ताकि आप वहाँ पे जल्दी देख करके टिक कर ले। या फिर थोड़ा सा पहले तो उसको सॉल्व करना, थोड़ा कॉमन सेंस से लग रहा है कि भाई इसका हो सकता है, इसका हो सकता है। अब अगर ऐसा आ जाए इसमें, हाँ माना कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तो इसके लिए आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज़ नहीं हो पाता इतनी जल्दी, है ना। तो थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। बाकी देख लो, ये लेंथ के इक्वल आ गया, यही हमें पूछा था, यानी कि हमारा ये जो थर्ड हमने किया था यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये था सेकंड यूज़ डायमेंशन का, इसको नोट कर लो। फिर हम पढ़ते हैं थर्ड यूज़ की, और कहाँ कहाँ डायमेंशन यूज़ होता है। थर्ड हमारा लास्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, मतलब कि हम पे नेक्स्ट यूज़ ये है, उसके बाद क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट यूज़ क्या है डायमेंशन का? टू मेक रिलेशन बिटवीन गिवन फिज़िकल क्वांटिटी। कोई फिज़िकल क्वांटिटी दे देंगे और उनके बीच में कुछ रिलेशन इस्टेब्लिश कर देंगे, कुछ कंडीशन बता देंगे। ठीक है, उसके बेस पे हमें क्या करना होगा, उसमें उसकी इक्वेशन को डिराइव करना होगा कि एक्चुअल में उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी इन ए स्ट्रेच्ड वायर डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन टी। फ्रीक्वेंसी क्या, एक स्ट्रेच्ड वायर के अंदर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है मास पे, मास पर यूनिट लेंथ पे और टेंशन पे। ठीक है, तो बोला है फाइंड रिलेशन इन गिवन क्वांटिटीज़ वेयर k इज़ इक्वल टू 1/2। k कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है 1/2 और इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ध्यान रखना, मास की बात नहीं हो रही, मास पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, n से फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। n जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, यानी कि इसकी कुछ पावर होगी LA। मास पर यूनिट लेंथ, अभी उसको m से ही शो कर रहे हैं, और टेंशन T, ध्यान रखना ये टाइम नहीं है, टेंशन है, T⁻⁶। ये हमने अभी खुद से रिलेशन ये बनाया। उसके बाद जब हम इसका ये प्रपोर्शन वाला साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा k l⁴ mb और T⁻⁶। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे इसको इक्वेट करते हैं डायमेंशनली। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होता है उसका, m0 l0 t⁻⁻1, ये होती है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन। यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t0। ठीक है, k को मैंने अभी हटा दिया यहाँ पर क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, raised⁴ मास पर यूनिट लेंथ था, मास पर यूनिट लेंथ यानी कि ml-1 t0 raised⁵b। और ये था टेंशन क्या होता है, ml t⁻², ये इसकी डायमेंशन होती है टेंशन की। अब इनकी पावर्स को आपस में सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा l⁴ m⁻b l⁻−b, फिर m⁻c l⁻c और T⁻⁻²c।
ठीक है, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। ये हो गया L कितना है, L A माइनस B प्लस C। M कितना हो गया, M B प्लस हमारे पास C। और L कितना हो गया, सॉरी T कितना हो गया, -2C। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस मैंने कुछ नहीं किया, डायमेंशंस को पुट कर दिया और पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दी और उनको सॉल्व कर रहा हूँ। और ये हो गया हमारे पास t की -1 था इस तरफ। चलो अभी इसको भी लिख देते हैं m0 L0। अब आपस में इनको यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, पावर्स को। तो b प्लस सी इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। और L का क्या है, a माइनस बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, वो भी 0 के। और -2C किसके इक्वल हो गया, -1 के। तो C की वैल्यू आ गई 1/2। अब इस C की वैल्यू को 1/2 यहाँ पर रखेंगे, B प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो हम पे B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, उसको यहाँ रख देंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा नीचे हो गया क्या, अच्छा इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। B की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ गई, C की 1/2 आ गई। अब हम पे A के लिए ये इक्वेशन है, A माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे B की वैल्यू थी हमारे पास -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो A प्लस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास हो गया। ठीक है, नहीं दिख रहा तो बस इतना जान लो कि A की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 3/2। ठीक है, यह हमारे पास A की वैल्यू आ गई कितनी, नहीं 3/2 नहीं, सॉरी यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, A इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, पावर्स को कंपेयर करके हमारे पास तीनों की A, B और C की वैल्यू निकल गई। ठीक है, सो अगर नहीं दिख रहा तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। B की -1/2 वैल्यू आई, C की 1/2 और हमारे पास A की आई -1। अब क्या करेंगे, अब हमने ये जो रिलेशन बनाया था इसके अंदर उसको पुट ऑन कर देंगे वैल्यू को। कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस है, मैं इसको यूज़ करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप समझ जाना कि मैंने यहाँ पे किया है। n इज़ इक्वल टू के L रेज़ टू द पावर A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -1 इंटू m रेज़ टू द पावर B की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -1/2 इंटू t रेज़ टू द पावर टेंशन C था, C की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई है। सो रिलेशन तो हमें मिल गया है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। n इज़ इक्वल टू के अपॉन में कितना हो गया, ये L हो गया। ठीक है, √T/m। ठीक है, ये हम पे रिलेशन एग्जैक्ट आ गया। n इज़ इक्वल टू के अपॉन में L √T/m। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को रिलेशन फाइंड आउट करने होते हैं। मैंने क्या किया, पहले बस उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना ली। n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LA/MB/TC। ठीक है, T टेंशन, m मास पर यूनिट लेंथ और L हमारे पास हो गया कितना, लेंथ। फिर उसकी मैंने डायमेंशन रख दी, पावर्स को अंडर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन रख दी, 1/T होता है। ठीक है, टाइम का उल्टा, तो T ऊपर आया तो T⁻⁻1 हो गया, m0 L0। यहाँ से पावर्स को कंपेयर कर लिया, A B C की वैल्यू निकाली और वहाँ पर पुट कर दी। तो हम पे फाइनल क्या आ गया कि ये रिलेशन वो कहना चाह रहा था कि n इज़ इक्वल टू k/L √T/m, वेयर k की वैल्यू कितनी है, 1/2 है हमारे पास किसकी, k की वैल्यू। ठीक है, सो इतना आपने को करना था ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। कुछ गलती तो नहीं हुई है। अब अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करना है तो के की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2L √T/m।
तो ऑप्शन देख करके ये चीज़ करनी है। अगर ऑप्शन में ऐसा है तो ऐसा ही टिक कर देंगे, और अगर के की वैल्यू पुट कर रखी है तो अपन के की वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास एप्लीकेशन था किसका, डायमेंशन का लास्ट एप्लीकेशन। इस पे एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसको आप नोट करो, उसके बाद वो क्वेश्चन करके फिर हम एरर्स की ओर बढ़ेंगे, एरर्स पढ़ेंगे। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे थर्ड वाले यूज़ या एप्लीकेशन से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, और जितना पढ़ रहे हो ना अच्छे से पढ़ना, एनर्जी मत वेस्ट जाने देना। इफ़ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम t taken as fundamental quantities, then mass in terms of above quantities will be। बोला है फोर्स, टाइम और वेलोसिटी को अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, तो इनके टर्म्स में मास क्या होगा वो बताओ। तो सीधा सीधा हमारा मास का रिलेशन पूछ रहा है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम से। तो अपन ने क्या बोला था, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मान लेंगे कुछ रिलेशन, ठीक है। मानना इसी फॉर्मेट में है, मानने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी मान लिया। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन, इसको हम मान लेंगे। ए, बी और सी रख दी इसकी पावर। तो यहाँ पे जब अपन इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल के साइन को, तो ये हो जाएगा एफ रेस टू द पावर ए, वी रेस टू द पावर बी, और टी रेस टू द पावर सी, ठीक है। चलो अब इसके डायमेंशनली इसमें रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। मास का होगा m1 L0 T0, ठीक है। के का कुछ नहीं होगा अभी। फोर्स का क्या होगा, ml t की -2, ml t की -2। पिछले क्वेश्चन में टेंशन था, वो भी फोर्स था, तो वहाँ पे ml t की -2 लिखा था। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो l t की -1, और टाइम का तो t की 1 ही हो जाएगा। वो m0 L0 मैं अभी लिख नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे फिर भी लिख दिया। तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी a, b और c। तो ये हो गया हमारा m रेस टू द पावर a, l रेस टू पावर a, t रेस टू द पावर -2a, l रेस टू द पावर b, t रेस टू द पावर -b, t रेस टू द पावर c। यहाँ पे इसको सॉल्व करके फिर पावर्स को कंपेयर करेंगे। m कितना है, एक ही है, तो m रेस टू द पावर a, l कितना है a प्लस b, ठीक है, और हमारे पास t कितना है -2a -b प्लस c, ठीक है। अब पावर्स को यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, a इज़ इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे m की 1 है। दूसरी इक्वेशन क्या बनी, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर l है ही नहीं। तीसरी क्या बनी, -2a माइनस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर t भी नहीं है। तो a तो 1 आ गया, b आ गया यहाँ पर -1। अब यहाँ पर पुट ऑन करके c की वैल्यू देखते हैं, 1 -1 प्लस c इज़ इक्वल टू 0, -2 प्लस 1 प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो c आ गया 1, c 1 आ गया, a 1 आ गया और b आ गया -1। अब ज़रा यहाँ पर पुट ऑन करके देखो क्या रिलेशन था, m इज़ इक्वल टू k, फोर्स का a, वेलोसिटी का b, टाइम का c। तो ये हो गया k, f की वैल्यू क्या आई थी 1, b की वैल्यू क्या आई थी -1 और t की वैल्यू क्या आई थी 1। सो m इज़ इक्वल टू k एफ टी अपॉन में v, m इज़ इक्वल टू k एफ टी अपॉन में v। ये अपने पास रिलेशन आ गया, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया गिवन कंडीशन के बेसिस पर, ठीक है। अब सुनो, ये हमारा क्विक रिवीजन यहाँ पर फिनिश हो गया, किसका, डायमेंशंस का। अच्छे से इसको पढ़ लेना, नहीं अगर समझ में आया तो एक बार और देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत